नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पावर माइंड पर। आज हम डिस्कस करने वाले न्यूज़पेपर का एक और एडिटोरियल जिसमें हम इंडिया और अमेरिका के काफ़ी सारे टाइज को डिस्कस करेंगे कि कैसे एक दूसरे के रिलेशंस जो हैं वो आगे परस्पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लस हमारे पास डेली जो वोकैबलरी का डोज है वो आपके सामने है, जो कि हम हर रोज 10 से 11 वर्ड्स पढ़ते हैं। ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा कि ये वर्ड्स कहीं ना कहीं हमारे सभी कंपटीशन एग्जाम्स को कवर करते हैं, तो उनसे रिलेटेड हम हर बार कोई ना कोई नई जानकारी, नए वर्ड्स लेकर आते रहते हैं। बैंकिंग एग्जाम में ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्पेशली ये चीज को ध्यान रखते हुए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पॉइंट पहला वर्ड हमारे पास आता है सोलेस। सोलेस, सोलेस का अर्थ होता है सांत्वना देना। सांत्वना कब दी जाती है? जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके मरणोपरांत उसके रिश्तेदारों को क्या दी जाती है? सांत्वना दी जाती है। जरूरी नहीं कि हर बार मृत्यु पर ही सांत्वना दी जाए। कभी कभी हम सांत्वना देते हैं किसी घाटे पर, नुकसान पर, नाकामयाबी पर, या ऐसी परिस्थिति में जब कोई व्यक्ति ग्लूमीनेस यानी सैडनेस का शिकार होता है, दुख का शिकार होता है। तो इसके ऑप्शन में अगर इंग्लिश मीनिंग पढ़ें तो कंफर्ट एंड कंसोलेशन, कंसोलेशन इन अ टाइम ऑफ डिस्ट्रेस एंड सैडनेस। डिस्ट्रेस और सैडनेस यानी दुख और पीड़ा के समय सांत्वना देना, दुख को कम करने के लिए सांत्वना देना। बचपन में हम कॉन्डोलेंस लेटर लिखते थे, इसका अर्थ होता था सांत्वना भरा पत्र, जिसके अंदर हम किसी व्यक्ति को सांत्वना देते थे। तो वर्ड है हमारे पास कंफर्ट, कंसोलेशन, रिलीफ, सपोर्ट, सूदिंग। सूदिंग होता है दुख को कम करना, मन को खुश करने का प्रयास करना, दुख को कम करना, कम करना। अगला वर्ड हमारे पास इसी से आधा है, एंटोनियम का। एंटोनियम विपक्ष या विपरीत वर्ड भी हम साथ साथ पढ़ते हैं। तो पहला वर्ड है डिस्ट्रेस। बच्चा, डिस्ट्रेस से बाहर निकालना कंफर्ट होता है और दुख में डालना डिस्ट्रेस होता है। मेंटल अग्नि आपने सुना होगा, अगोनी। अगोनी होता है दुख या पीड़ा। टॉर्मेंट होता है शारीरिक पीड़ा, टॉर्चर से वर्ड बना हुआ है। टॉर्मेंट। अगला वर्ड आता है डिस्कंफर्ट। कंफर्ट का ऑपोजिट होता है डिस्कंफर्ट। यहां पर शब्द के आगे इन्होंने डिस को जोड़ दिया। आपको मैं कई बार बता चुका हूं, इन, अन, इन, डिस, इम, इर, ऐसे कुछ शब्द होते हैं। इनको अगर किसी भी रूट के आगे, रूट वर्ड के आगे जोड़ दिया जाता है, किसी भी रूट वर्ड के आगे यदि जोड़ दिया जाता है, तो ये सभी अपने आप में एक नया मीनिंग जनरेट करते हैं। माइजरी का मतलब दुख भी होता है, पीड़ा भी होता है, चिंता भी होता है, या बुरी परिस्थिति भी होता है, बुरी परिस्थिति भी होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आफ्टर द लॉस ऑफ हर बिलव्ड। लॉस ऑफ बिलव्ड को डिमाइस कह सकते हैं। डिमाइस यानी कि किसी के मरणोपरांत, मरणोपरांत यानी मृत्यु की खबर। आफ्टर द लॉस ऑफ हर लव्ड वन शी फाउंड सोलेस इन द कंपनी ऑफ हर फ्रेंड्स। यानी कि जब उसके लव वन की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद में उस लड़की ने खुद को सांत्वना देने के लिए, दुख से बाहर निकलने के लिए अपने दोस्तों की कंपनी को चुना। दोस्तों की कंपनी यानी दोस्तों की संगति को चुना। हर जगह कंपनी का मतलब कार्य नहीं होता है, यहाँ पे कंपनी का अर्थ होता है संगति। संगति यानी उनके समूह को चुना कि भाई उनके साथ बैठेंगे, फ्रेंड सर्कल में बैठेंगे तो ये बातें कम हो जाएंगी, और इंसान को जब घूम फिर के वो बातें नहीं आएगी तो आदमी दुख से बाहर निकलेगा। अगला वर्ड आता है इंसिन्युएशन। इंसिन्युएशन का अर्थ होता है, पहली चीज एक और समझने लायक बात है कि जिस भी शब्द का अंत नेस पर होता है, ION पर हो जाए, शिप पर हो जाए, TY लगा हुआ आ जाए, MENT लिखा हुआ आ जाए, TH हो जाए, ठीक है, नेस लिख दिया हमने। कुछ इस प्रकार के शब्द अगर किसी भी वर्ड के अंत में आ जाते हैं तो समझ जाइएगा कि वह किसी संज्ञा की बात कर रहा है, वह किसी संज्ञा की बात कर रहा है। तो इंसिन्युएशन का अर्थ होता है अंदाजा देना, इशारा करना। अंदाजा देना या किसी चीज की तरफ इशारा देना, संकेत करना। ये बेसिकली अनप्लीजेंट सिचुएशन के लिए आता है, बुरी परिस्थितियों के लिए आता है। अक्सर आप देखते हैं, जैसे अभी आपने सुना होगा कि बिहार में एक पुल गिरा,
तो पुल गिरने की परिस्थिति का अंदाजा उसके बनाने वाले इंजीनियर्स या उसको देखने वाले, चेक करने वाले जो सीनियर्स होते हैं उनको हो चुका था। अब उन्होंने उस बात को छुपाना शुरू कर दिया, दबाना शुरू कर दिया और जानकर उसके बचने के रास्ते निकाले गए। तो इंसिनुएशन बुरे काम का पहले ही हिंट मिल जाना। अनप्लीजेंट हिंट, अनप्लीजेंट हिंट का मतलब होता है ऐसा हिंट मिलना जो प्लीजेंट नहीं है, सुखदायी नहीं है। और सजेशन ऑफ समथिंग बैड, कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है उसका सजेशन मिलते जाना। इनडायरेक्ट हिंट मिल जाना, ठीक है। अब बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं किसी ना किसी चीज की, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं और जब टेस्ट देते हैं या किसी चीज चुनौती का सामना करते हैं तो उसको शुरू में ही अंदाजा मिल जाता है कि आगे आने वाला रिजल्ट क्या हो सकता है। जाहिर सी बात है रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होगा तो दुख होगा। मैक्सिमम बीमारियों में भी अंदाजे मिल जाते हैं। दो देशों के रिलेशंस अगर बनने हैं या बिगड़ने हैं उनके भी अंदाजे पहले ही मिलने शुरू हो जाते हैं। एंटोनियम से पहले सिनोनियम यानी इनफेरेंस कह सकते हैं। इनफेरेंस यानी किसी के बारे में बुरा पता चलना। सजेशन तो आप जानते हैं सजेस्ट करना, लेकिन सजेस्ट कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव टोन की बात नहीं करता है, हिंट भी नहीं करता, इंडिकेशन भी नहीं करता। लेकिन ओमेन कह सकते हैं, ओमेन बुरे काम का अंदाजा होना कहते हैं। जैसे अपशगुन कह सकते हैं इसको, अपशगुन कहा जाता है। अपशगुन का मतलब होता है कि कोई बुरा काम होने वाला है और उसके अपशगुन होने लग गए। आप घर से चले और बिल्ली ने रास्ता काट दिया, दूध गिर गया। ऐसे जो अपशगुन होते हैं ये बेसिकली बोला जाता है कि कोई काम की शुरुआत हुई, किसी ने छींक मार दी, कोई बीमार पड़ गया, कोई नुकसान हो गया, तो ये क्या है, ये सब ओमेन होते हैं, ठीक है। तो केवल ओमेन जो है ये इंसिनुएशन का सिनोनियम एग्जैक्ट बनता है। बाकी जो शब्द हैं ये लगभग वर्ड लेकर आते हैं, एग्जैक्ट मीनिंग इनमें से कोई भी नहीं लाता। अगला वर्ड आता है एंटोनियम में, तो एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट ये कंप्लीट वर्ड है। एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट ये एक कंप्लीट वर्ड है जिसका मतलब होता है पर्याप्त जानकारी होना। पर्याप्त जानकारी होना, अंदाजा या इशारा नहीं हो रहा है, क्लियर वर्डिंग में आपको बताया जा रहा है। क्लियर हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, डायरेक्ट असर्शन हो गया। असर्शन होता है जायजा लेना, किसी चीज का जायजा लेना, चेक करना, उसके बारे में रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना जायजा कहलाता है। अब इसी में एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इंसिनुएशन इन हर टोन, यानी जो इशारा मिला था उसकी टोन में, सजेस्टेड दैट शी डिड नॉट ट्रस्ट हिम, यानी उसकी उस टोन से, उस बात से जो अंदाजा मिला हमें, उसकी बातों के तरीके से, बोलने के तरीके से हमें जानकारी मिली, तो पता चला क्या कि वो भरोसा नहीं करती है उस लड़के पर। ट्रस्ट का अर्थ होता है भरोसा करना, विश्वास करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अंडरपिन। अंडरपिन, वैसे अंडरपिन कोई वर्ड नहीं होता, ये दो वर्ड को जोड़कर जो बनाया गया वर्ड है। इसका अर्थ होता है समर्थन करना। याद रखना अंडर एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को जोड़ा गया संज्ञा के साथ में, तो आपके सामने एक वर्ड जनरेट हुआ अंडरपिन। अंडरपिन का अर्थ होता है समर्थन करना, किसी को बेसिकली सपोर्ट करना, सपोर्ट करना, ताकत देना, या फिर किसी को फर्दर जानकारी या उसकी फाउंडेशन के लिए कुछ भी सुविधा प्राप्त करना। कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ने के अंदर हल्की फुल्की कमियों की वजह से समर्थन, सहायता या एक तरीके से सपोर्ट चाहता है, तो जब आप उसकी सपोर्ट करते हैं तो वो वर्ड बनता है अंडरपिन। व्हाट्सएप के अंदर भी, एक ऐप के अंदर भी एक वो सिस्टम होता है जिसके अंदर आप पिन कर देते हैं, पिन कर देते हैं एक चैट को, पिन कर देते हैं चैट को, तो वो चैट आपको सपोर्ट करती है, हमेशा वो चैट आपकी सबसे ऊपर नजर आएगी, चाहे कोई मैसेज हो या ना हो। तो ये काफी प्रोसेस होते हैं, ये अंडरपिन सपोर्ट करता है जब भी आपको तुरंत किसी की हेल्प चाहिए होती है। अब ऐसे ही सस्टेन, बॉल्स्टर, ये दो वर्ड है। ये सस्टेन होता है बने रहना, सतत पोषणीय विकास, जैसे आप कहते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो सतत लगातार सपोर्ट करना। बॉल्स्टर का मतलब भी मदद करना। ये बॉल्स्टर आजकल बैंकिंग में बहुत यूज हो रहा है, याद रखिएगा। अंडर ग्रिड
और अपहोल्ड, अंडरग्रिड और अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब भी होता है मदद करना। अपहोल्ड बेसिकली सपोर्ट करता है, बीपी को मेंटेन करने वाला मेडिसिन भी अपहोल्ड के नाम से आता है। अपहोल्ड जो होता है बेसिकली बीपी को स्टेन करने के लिए भी होता है। खैर आगे बात करते हैं, अपहोल्ड को हटा दें तो नेक्स्ट वर्ड आता है एंटोनियम में अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी के समर्थन की जगह उसको डिस्करेज कर देना। डिस्करेज का मतलब होता है उसकी हिम्मत को तोड़ना, उसका समर्थन ना करके उसके काम में बाधाएं डालना। टू क्रिएट ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स कह दो या बैरियर्स कह दो। बैरियर्स का अर्थ भी होता है रुकावटें क्रिएट करना। अब जब ऐसी बात आएगी तो समझ जाएगा कि समर्थन का अपोजिट हो रहा है। तो अंडरमाइन होता है किसी को दबाना, सप्रेस करना। इसमें एक वर्ड सप्रेशन भी आता है, सप्रेस करना भी होता है। सप्रेस का मतलब होता है किसी को दबाना। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ही प्रेजेंटेड द फिगर्स टू अंडरपिन हिज आर्ग्यूमेंट। ही प्रेजेंटेड द फिगर्स यानी कि अब किसी व्यक्ति से जब हम वार्तालाप करते हैं तो हम खुद चाहते हैं कि अपनी बात को ऑथेंटिक प्रूव करने के लिए उसे फैक्ट्स की सपोर्ट मिले, फैक्ट्स की यानी तथ्यों की सपोर्ट मिले। तो जब ऐसा वर्ड आता है तो हम कहते हैं ही प्रेजेंटेड द फिगर्स टू अंडरपिन, उसने फिगर्स को प्रेजेंट किया ताकि सपोर्ट कर सके अपनी आर्ग्यूमेंट्स को, अपनी आर्ग्यूमेंट्स को, अपनी बातों को। आर्ग्यूमेंट वैसे होता है बातों के अंदर विवाद में जब खुद को स्ट्रॉन्गर प्रूव करना होता है, देन दैट मोमेंट वी रिक्वायर सम फैक्ट्स और फिगर्स टू अंडरपिन द स्टेटमेंट। अंडरपिन यानी सपोर्ट करना। अगला वर्ड आता है इम्पिंज। अगला वर्ड आता है इम्पिंज। इम्पिंज का अर्थ होता है प्रभावित करना। प्रभावित करना मीन इस तरीके से आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आपकी प्रेजेंस से सामने वाले के ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ता है। टू हैव एन इम्पैक्ट, एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप उसको इफेक्ट कह सकते हैं, अफेक्ट कह सकते हैं, इन्फ्लुएंस कह सकते हैं। अब चाहे वो निगेटिव हो चाहे इंट्रूसिव वे हो, कोई भी वे हो सकता है। इंट्रूसिव वे हो सकता है जिससे आपको सपोर्ट मिले, जिस कार्य से आपको बेनिफिट मिले, वहां पर आप यूज करते हैं इम्पेंज। इम्पेंज के सिनोनियम में एक वर्ड आता है अफेक्ट, एक वर्ड आता है इन्फ्लुएंस। अफेक्ट होता है निगेटिव टोन में किसी पर प्रभाव डालना, ये बेसिकली नुकसान की फॉर्म में होता है। इन्फ्लुएंस किसी की बातों में आना, बातों में आने के लिए हम इंसाइट को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इंसाइट जो वर्ड है, ये इंसाइट या इंसाइटमेंट जो होता है ये उकसाने के लिए आता है। अब अगला सवाल है द लाउड नॉइज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट कहते हैं जहां पे मकान बन रहा होता है या कोई बिल्डिंग इरेक्ट हो रही होती है, बिल्डिंग खड़ी हो रही होती है, तो वहां पर जो लाउड नॉइज आता है कंस्ट्रक्शन साइट से, इम्पिंज्ड आवर एबिलिटी टू कंसंट्रेट। इम्पिंज का मतलब होता है कि प्रभावित करती है हमारी एबिलिटी को, कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। कंसंट्रेट का मतलब होता है एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे साथ सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि कंसंट्रेटेड, यानी जब आप किसी चीज में 100% फोकस करके काम करते हैं तो वर्ड बनता है कंसंट्रेट। 100% फोकस्ड होना जरूरी होता है, तो उसके लिए वर्ड आता है कंसंट्रेट करना। और कंसंट्रेट के लिए आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, और योग्यता होगी तो आप इनपिंग कर पाएंगे आगे के लिए। ठीक है, तो जो शोर होता है कंस्ट्रक्शन साइट्स का, उससे क्या होता है काफी ज्यादा कंसंट्रेशन टूटता है। अगला सवाल आता है एप्रोशन या अपोर्शन। अपोर्शन का अर्थ होता है किसी को बांटना, किसी चीज को बांटना। इस वर्ड की उत्पत्ति में एक वर्ड आ रहा है पोर्शन। पोर्शन हिस्से को कहा जाता है, पोर्शन कहा जाता है दोस्तों हिस्से को। पोर्शन, अपना पोर्शन यानी अपना हिस्सा। अपोर्शन का अर्थ होता है बच्चा, अपोर्शन का अर्थ होता है बांटना। टू डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट समथिंग, कोई चीज को बांटना या वितरित करना, लोगों में उसको अलग अलग हिस्सों में बांटना। अमंग डिफरेंट पीपल ऑफ ग्रुप्स, यानी कि जितने भी अलग अलग विभिन्न प्रकार के लोग हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनके अंदर चीजों को यदि बांटा जाएगा तो वर्ड बनेगा अपोर्शन। सिनोनियम की बात करते हैं, साइनोनियम्स की बात करते हैं, तो पहला वर्ड आता है एलोकेट। एलोकेट यानी कि जैसे कंपनी में आपने कहीं पर या किसी भी रेफरेंस से आपने एक फ्लैट बुक किया,
तो जब फ्लैट की टोकन्स डाले जाते हैं तो टोकन्स डाले जाने के बाद में जब आपका नंबर आता है तो एलोकेट किए जाते हैं फ्लैट्स, यानी कि आपको बांटे जाते हैं। डिवाइड इजी वर्ड है, डिस्ट्रीब्यूट एक इजी वर्ड है, असाइन होता है किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपा जाना। असाइन का अर्थ असलियत में सौंपना होता है। शेयर का मतलब होता है बांटना। लेकिन इन सभी शब्दों का जब आप अर्थ पढ़ेंगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि किसी को कोई चीज दी जा रही है। अगर आप पेंटोनियम में बात करते हैं तो आपको कोई चीज मिली नहीं है, या तो आपने छीनी है, लड़ झगड़ के ली है, या आपको नहीं मिली। इस तरीके से विपरीत आता है। तो कलेक्ट होता है आपने इकट्ठी की है, गैदर आपने इकट्ठी की है कोई चीज, एक्यूमुलेट यानी कोरोबोरेशन कहते हैं इसको, कोरोबोरेशन। कोरोबोरेशन का मतलब इधर उधर की चीजों को इकट्ठा करके आपने एक्यूमुलेट किया है, चीजों को जमा किया है, जोड़ा है, जमा किया है, जोड़ा है, जमा करना या जोड़ना, आपने चीजों को जमा किया है या जोड़ा है। होर्ड एक कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है। होर्डिंग वर्ड आपने सुना होगा। होर्डिंग का एक अर्थ होता है बड़े बड़े बैनर या पोस्टर्स लगा देना ताकि आप अपनी कंपनी का प्रचार कर सके। होर्डिंग का दूसरा अर्थ होता है चीजों को जमा करना, एकत्रित करना, इकट्ठा करना, ताकि आप बुरे समय में, या फिर कहते हैं ना सेव फॉर द रेनी डे। फॉर द रेनी डे एक मुहावरा है दोस्तों, सेव फॉर द रेनी डे, फॉर द रेनी डे। रेनी डे का अर्थ क्या होता है? रेनी डे का अर्थ होता है जब आप चीजों को बांटते हैं, कब के लिए? बुरे समय के लिए इकट्ठा करते हैं। तो अब एग्जाम्पल की यदि बात करते हैं तो एग्जाम्पल क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट टू अपोर्शन रिसोर्सेज, ठीक है, फेयरली टू एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन। कहता है बहुत आवश्यक है बांटना, संसाधनों को बराबर रूप से बांटना। फेयरली का मतलब होता है इक्वालिटी के आधार पर चीजों को बांटा जाए ताकि आप पक्का कर सकें, एंश्योर कर सकें कि सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिली है आगे बढ़ने के लिए, सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिली है आगे बढ़ने के लिए। तो उस परिस्थिति में चीजों को बांटना कहलाएगा अपॉर्शन, चीजों को बांटना कहलाएगा अपॉर्शन। अगला वर्ड है अलक्रिटी। अलक्रिटी, अब यहां पर अगला वर्ड है अलक्रिटी। अलक्रिटी एक संज्ञा है किसी चीज को पाने की उत्सुकता या तत्परता, उत्सुकता या तत्परता, त है ये, उत्सुकता या तत्परता। एगरनेस, आप जानते हैं एगर का मतलब होता है किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होना। उत्सुक कहते हैं छोटा बच्चा, जैसे आपने देखा होगा वो अक्सर बहुत सारी चीजों को पाने के लिए ना तत्पर रहता है, उत्सुक रहता है कि नहीं मुझे ये चाहिए, यही चाहिए, आज मिल जाएगा। तो उत्सुक कहते हैं एगरनेस। एगरनेस के बाद यहां पर वर्ड आता है क्या? रेडीनेस। रेडीनेस के बाद विलिंगनेस। रेडीनेस का मतलब ऑलवेज रेडी, कि भाई अब बस मिल जाए। टू डू समथिंग क्विकली, बहुत तेजी से कोई काम करना। और एंथुसियास्टिकली, एंथुसियास्टिकली का अर्थ होता है जोश और उत्साह के साथ में, जोश और उत्साह के साथ में। इसका एक सिनोनियम बनता है ज़ील। ज़ील होता है तत्परता, किसी काम को करना। इसके सिनोनियम्स की बात करते हैं। सिनोनियम में वर्ड आता है प्रॉम्प्टिट्यूड। प्रॉम्प्टिट्यूड का मतलब था प्रॉम्प्ट एक्शन, वर्ड सुना होगा आपने, प्रॉम्प्ट एक्शन। और प्रॉम्प्टिट्यूड में प्रॉम्प्ट और एटीट्यूड को जोड़ दिया तो वर्ड बना प्रॉम्प्टिट्यूड। प्रॉम्प्टिट्यूड का मतलब होता है एटीट्यूड होता है और प्रॉम्प्टिट्यूड। प्रॉम्प्टिट्यूड यानी तुरंत, और एटीट्यूड होता है एक नेचर किसी भी चीज को प्रूव करने का। तो तुरंत जब आप किसी चीज को पाना चाहते हैं कि भाई मैंने काम कर दिया, प्रॉम्प्टिट्यूड चाहिए मुझे, मेरे को रिजल्ट चाहिए, बहुत जल्दी आपको इसका आंसर चाहिए, तो फर्वर वर्ड बनता है। फर्वर, फेवर से वर्ड बना सकते हैं आप, इसको फेवर की तरह याद कर सकते हैं। फर्वर, फर्वर होता है सेम वर्ड उत्सुक होना, बहुत जल्दी। उत्सुक की जगह जैसे कहते हैं ना बहुत जल्दी रिजल्ट पाना, बहुत जल्दी रिजल्ट पाना। इसी के अपोजिट एक वर्ड बनता है, मुहावरा बनता है, रोम was not built in a day। Rome was not built in a day, यानी हिंदी में कहें तो हथेली पर सरसों हरी नहीं होती। ये इसका विपरीत मुहावरा है। विपरीत मुहावरे का मतलब होता है कि जब हम किसी काम को करते हैं, एवरीथिंग टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम,
ठीक है जी, रिजल्ट आएगा धीरे धीरे। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास इसी प्रकार से एंटोनियम में आता है। विलिंगनेस का बन गया अनविलिंग। अनविलिंग यानी किसी चीज को पाना ना पाने की कोशिश। एगर होता है तत्पर, और रेल्यूक्टेंट होता है दूर हटना या बचना। रेल्यूक्टेंस होता है दूर हटना, बचना, जिद पर अड़ जाना। इस तरीके से वर्ड आप इसको लिख सकते हैं। एंटोनियम के बाद एग्जाम्पल देखते हैं। तो आई एक्सेप्टेड द न्यू जॉब। आई एक्सेप्टेड द न्यू जॉब विद अलैक्रिटी, यानी कि मेरे पास, अब जैसे कई व्यक्ति बेरोजगार होते हैं, कई व्यक्ति बेरोजगार होते हैं। बेरोजगारी की परिस्थिति के अंदर, बेरोजगारी की परिस्थिति के अंदर होता क्या है, बेरोजगारी की परिस्थिति के अंदर हम हर वो नया ऑप्शन चूज करने के लिए तत्पर होते हैं, उत्सुक होते हैं, जिसमें हम पूरे प्रयास कर सकते हैं, पूरी तत्परता, पूरा 100% एफर्ट लगा सकते हैं। तो वर्ड आता है आई एक्सेप्टेड द न्यू जॉब विद अलैक्रिटी। अलैक्रिटी का मतलब उत्सुकता या तत्परता। अगला वर्ड आता है पिवोटल। पिवोटल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार यूज किया जा चुका है, याद रखिएगा आपके रीडिंग के अंदर। पिवोटल एक विशेषण है जिसका मतलब होता है मुख्य या महत्वपूर्ण। पिवोटल इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, प्रिंसिपल का इसका सिनोनियम है। प्रिंसिपल कॉजेज कहता है ना, मेन कॉजेज, इंपॉर्टेंट कॉजेज। तो ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस, बहुत आवश्यक। इन रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट, यानी जिसमें आप विकास की बात करें या उससे संबंधित बात करें। और सक्सेस ऑफ समथिंग एल्स, यानी कि कुछ भी पाना चाहते हैं, पाने के लिए आपके पास मुख्य केंद्रित एक सिस्टम होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बीइंग द सेंट्रल पॉइंट, यानी कि अगर आप इंसान के लिए कहते हैं तो पिवोटल इमेज कह सकते हैं। जैसे कि आज के दिन बीजेपी के लिए अगर बात की जाए तो यूपी के अंदर जो बेसिकली योगी है, योगी आदित्यनाथ, ये क्या एक पिवोटल इमेज है। ये कई लोग कयास लगा रहे हैं कि आने वाले टाइम पीरियड में प्रधानमंत्री के लिए मुख्य किरदार या कैंडिडेट कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, तो पिवोटल यानी मुख्य इमेज, यानी बीइंग द सेंट्रल पॉइंट और एक्सिस अराउंड विच समथिंग रिवॉल्व्स, यानी किसी भी चीज का केंद्र बिंदु, किसी भी चीज का केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु। ठीक है, सिनोनियम में बात करते हैं तो एसेंशियल, इंपॉर्टेंट, इजी वर्ड है। सेंट्रल मैंने बताया केंद्र के लिए, ऊपर भी लिखा हुआ है। क्रिटिकल और सिग्निफिकेंट, फंडामेंटल होता है आवश्यक यानी मौलिक, बेसिक रिक्वायरमेंट कि भैया इसके बिना तो काम होगा ही नहीं, तो मौलिक वर्ड बनता है। एंटोनियम की यानी विपरीत की बात करते हैं तो एक वर्ड आता है इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि जरूरी नहीं है, बेकार चीज है, यूजलेस है, अनइम्पॉर्टेंट है। पेरीफेरियल है, पेरीफेरियल यानी कि इधर उधर। पेरीफेरी कहते हैं आसपास, इर्द गिर्द, इधर उधर की बातें करने वाला, या आसपास की नॉट सो इंपॉर्टेंट थिंग। नॉट सो इंपॉर्टेंट थिंग के लिए यूज हो सकता है। पेरीफेरियल यूज किया जरूर है बट इट इज नॉट सो एग्जैक्ट विद पिवोटल। पिवोटल का ये एग्जैक्टली वर्ड एंटोनियम में नहीं है। माइनर होता है, नॉट रिक्वायर्ड, मिनिस्कूल कह सकते हैं, बहुत छोटा, सूक्ष्म, जिसकी कोई महत्वता नहीं है। द सीईओ डिसीजन वॉज पिवोटल, यानी सीईओ का जो डिसीजन है, कंपनी का जो सीईओ होता है, सबसे सीनियर व्यक्ति या जिसकी सबसे सारी पावर्स के हाथ में, सीईओ डिसीजन वाज पिवोटल, इंपॉर्टेंट है टू द कंपनी सक्सेस। कंपनी की सक्सेस के लिए, कंपनी की जीत के लिए, विकास के लिए, तरक्की के लिए उनका डिसीजन लेना बहुत ज्यादा अनिवार्य था। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। लुकिंग फॉर अ नीडल इन द हेस्टेक, ये बहुत अच्छा ईडियम है। इसको इस प्रकार से समझिए, भूस का, जैसे किसान का भूसा होता है ना, पशुओं के खाने के लिए किसान जो भूसा निकाल के रखता है, उतने सारे भूसे के अंदर इतनी सी सुई को ढूंढना। इतने सारे भूसे के अंदर से, हेस्टेक कहते हैं भूसे का ढेर, भूसे का ढेर। पशु खाते हैं इस भूरे भूसे को, चारा कह सकते हैं आप अपनी साधारण भाषा में, चारा, सूखा चारा होता है वैसे ये सूखा चारा। तो सूखे चारे के ढेर में नीडल, नीडल कहते हैं सुई को ढूंढना। समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फाइंड, यानी कि कोई चीज बहुत कठिन है, लगभग इम्पॉसिबल है ढूंढ पाना। क्यों? क्योंकि भूसे का कलर और सुई का कलर लगभग कई जगहों पर सिमिलैरिटी पाता है, यानी कि सुई दिखाई नहीं देगी, तो ऐसे में बहुत डिफिकल्ट काम करना। अब इसके एग्जैक्ट सिनोनियम नहीं हो सकते, एग्जैक्ट एकदम सेम सिनोनियम नहीं हो सकते, मुहावरे का सिनोनियम नहीं हो सकता। सर्चिंग फॉर अ ग्रेन ऑफ सैंड ऑन अ बीच, यानी कि इसका मुहावरे का उदाहरण मुहावरे में फिर देने का प्रयास किया कि एक तरीके से तिनका ढूंढना बहुत बड़े
बीच पर, बीच समझते हो, समुद्र के किनारे पर, यानी कि जहां पर पानी बह रहा है, बहुत ज्यादा पानी ही पानी, वहां पर आप क्या करें, एक घास का तिनका ढूंढना या एक ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जिसको ढूंढ पाना लगभग असंभव है। फाइंडिंग अ डायमंड इन रफ, यानी कि आप जैसे कहते हैं कचरे में हीरा ढूंढना या सोना ढूंढना, ठीक है। मिशन इम्पॉसिबल ये बेसिकली मूवी का नाम है, लेकिन मतलब तो वही बनता है भाई। अपोजिट बनता है इजी टास्क, कपकेक कह सकते हैं इसको, ठीक है। हॉट बेड कह सकते हैं, हॉट केक कह सकते हैं। हॉट केक यानी बहुत ज्यादा इजीली कोई चीज अवेलेबल होना और बहुत जल्दी बिक जाना। इजी टास्क, क्लियर एंड सिग्निफिकेंट, फॉरवर्ड या स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्च। यहाँ स्ट्रेट अलग है बच्चा, फॉरवर्ड अलग है, याद रखिएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्च यानी कि किसी चीज को ढूंढना जो कि बहुत आसान हो। अब जैसे आई लुक्ड एवरीवेयर, मैंने देखा हर जगह। फॉर माई इयरिंग, इयरिंग कान का झुमका होता है दोस्तों, कान का झुमका, ठीक है। आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर माई इयरिंग एट द बीच, बीच यानी समुद्र के किनारे, मैंने हर जगह उसे देखा। बट इट वॉज लाइक, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत सारे ढेर में, भूसे के ढेर में एक सुई का टुकड़ा ढूंढ रही हूं। तो ऐसे में इसका मतलब था इम्पॉसिबल वर्क कर रही हूं भाई, की मतलब ही नहीं है। अब भारत जैसे देश में सरकारी विभागों के अंदर हर व्यक्ति जानता है कि करप्शन बहुत ज्यादा है। अब ऐसी परिस्थिति में आप ईमानदारी या एग्जैक्ट ऑनेस्टी की उम्मीद करते हैं, तो उसका मतलब भी यही हो जाता है सर्चिंग अ नीडल इन द हेस्टिक, इन द हेस्टिक। अगला वर्ड है गेट बेंट आउट ऑफ शेप। आउट ऑफ शेप यानी बेंट आउट मतलब झुक जाना, और आउट ऑफ शेप का मतलब होता है शेप खराब कर जाना, शेप खराब कर जाना, यानी कि माहौल खराब हो जाना, चीजों का बिगड़ जाना, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा उठा लेना, ऐसी परिस्थिति में आ जाना कि बहुत ज्यादा डिटीरियोरेटिंग परिस्थिति है। एक्सेसिवली अपसेट, बहुत ज्यादा गुस्से हो जाना, अड़ जाना बातों पर। एंग्री, एजिटेटेड ऑन ट्रिवियल, ट्रिवियल होता है छोटी मोटी मामूली बातें, मामूली बातों पर क्या हो जाना, मामूली बातों पर नाराज हो जाना, ठीक है। माइनर इश्यूज उसी का पार्ट है। एंग्री तो साधारण वर्ड है, लेकिन फ्यूरियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्यूरी या फ्यूरियस यूज होता है। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखा होगा, नाम सुना होगा, तो फ्यूरियस इसी को कहते हैं, गुस्सा होना। एनरेज्ड होता है बदला लेना या कि नाराजगी। गेट पिस्ड ऑफ ये एक मुहावरा है। गेट पिस्ड ऑफ का मतलब भी होता है किसी चीज के लिए बहुत नाराज होना। फ्रीक आउट होना, फ्रीक आउट यानी गुस्से से पागल हो जाना। ठीक है। और अपोजिट बनता है स्टे काम, शांत रहना। रिमेन कंपोज यानी कि बिल्कुल शांत व्यवहार में बने रहना, कोई गुस्सा ना होना। स्टे कंपोज यानी कि अंदर कोई गुस्सा नहीं है, नाराजगी नहीं है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आई गॉट रियली बेंट आउट ऑफ शेप, एकदम से मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। कब? When my boss did not like my presentation, जब मेरे बॉस को मेरी प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आई, तो एकदम मेरा दिमाग जो था, पारा जो था, सातवें आसमान पर पहुंच गया। यानी कि दिमाग की एकदम शांति व्यवस्था बिगड़ जाना। कई बार होता है आप बहुत मेहनत करते हैं, हद मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद में उसका रिजल्ट आप पॉजिटिव मैनर मान के चलते हैं कि 100% रिजल्ट डिफिनेट होगा, परंतु अनावश्यक कमियां जब निकाल दी जाती हैं, अनावश्यक ऐसी कमियां निकाल दी जाती हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता, फालतू की बातों पे गलतियां निकाल दी जाती हैं, तो आपकी मन का जो आपा होता है, दिमाग का आपा होता है, वो गायब हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ड्स ऑफ फेदर। बर्ड्स ऑफ फेदर कहते हैं चोर चोर मुसेरे भाई, यानी कि एक ही परिस्थिति में होना। ठीक है। इसको हम ऑन द सेम बोट भी कह सकते हैं, ऑन द सेम बोट। ऑन द सेम बोट का मतलब एक ही परिस्थिति में होना, एक ही सिचुएशन में होना, एक ही नेचर होना, एक ही एक्टिविटी का होना। ईडियम है ये भी। सिमिलर और लाइक माइंडेड पीपल यानी एक जैसी बुद्धि के लोग या लाइक माइंडेड पीपल हैं। एग्जाम्पल इसे हम कह सकते हैं बॉबसे ट्विन। बॉबसे ट्विन का मतलब होता है जैसे कि हर एक व्यक्ति एक जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, तो हर बंदे की एक ही सोच होती है, ज्यादा से ज्यादा अर्न करना और
प्रोग्रेस सोच एक जैसी है, आगे बढ़ना, मकान बनाना, सिचुएशन क्रिएट करके तरक्की पाना, लेकिन अपोजिट होता है हमेशा। एग्जांपल है बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, सो आई एम नॉट रियली सरप्राइज दैट यू गेट अलोंग। कहता है कि अक्सर होता है चोर चोर मुंह से रे भाई निकल जाते, तो मुझे इसमें कोई हैरानगी नहीं हो रही है कि दो निकम्मे या दो चोर एक साथ मिलकर इकट्ठे होकर के काम कर रहे हैं, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर ये एक छोटी सी इमेज है, इमेज में आपको शायद दिख रहा होगा, इमेज छोटी है बट प्रयास करते हैं। इस इमेज में एक हाथी है काफी बड़ा, इस हाथी को आप यहाँ पे समझ सकते हैं इकोनॉमी कह सकते हैं, इकोनॉमी कह लो या इस हाथी को एक मार्केट कह लो। आपको पता होगा न्यूज़पेपर में जो भी पिक्चर्स आती हैं उन सब का कोई ना कोई मतलब होता है। इस हाथी की इमेज पे एक तरफ यहाँ पे अमेरिकन साइड का फ्लैग है, एक अमेरिकन है, दूसरी तरफ यहाँ पे इंडियन पैटर्न में यहाँ पे ड्रेसिंग सेंस है, और यहाँ पे इंडिया का सिंबल है, और यहाँ पे आगे चाइना का सिंबल बना हुआ, आगे चाइना का सिंबल बना हुआ है, और यहाँ पे यह हाथी जो है बहुत तेज दौड़ रहा है, हाथी बहुत तेज दौड़ रहा है। इसका अर्थ समझना है कि अमेरिका और चाइना, अमेरिका और इंडिया दोनों मिलकर आपस में एक इस तरीके की बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं ताकि इंडिया को एशिया के इस मैप के अंदर चाइना के अगेंस्ट खड़ा किया जा सके, एक स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट की तरह, कि कल को अगर चाइना अपनी बूस्टिंग करे या अपनी पावर को दिखाए तो इंडिया उसका सामना करने की परिस्थिति में हो। वैसे इस बात से ऑफेंसिव मत होइएगा कि अगर इकोनॉमी की जीडीपी की बात करें देश की, तो भारत की जीडीपी है 3 ट्रिलियन की। 3 ट्रिलियन का मतलब होता है एक बहुत बड़ी जीडीपी है भारत की, इंडिया की ट्रिलियन की है 3 ट्रिलियन की। चलो जी कोई बात नहीं, इंडिया की जो जीडीपी है एक 3 ट्रिलियन की है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। चलो जी यहां पर चाइना की बात करते हैं, तो चाइना की इकोनॉमी है 34 ट्रिलियन की। अब 3 ट्रिलियन और 34 ट्रिलियन का मतलब हो गया लगभग कई गुना बड़ी, कई गुना बड़ी, कई गुना बड़ी इकोनॉमी है। तो जब दोनों की एकदम विपरीत है, तो प्रयास या कयास लगाया जा रहा है कि एशिया में भारत से स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट कोई है नहीं, और अमेरिका को स्टैंड चाहिए। अमेरिका पहले इसी स्टैंड को पाकिस्तान के सपोर्ट में देखता था, पाकिस्तान की सपोर्ट में इसलिए देखता था ताकि वो अफगानिस्तान, ईरान या इन देशों पे अपना होल्ड बना सके, अपनी जगह बना सके। अब पाकिस्तान एकदम बैंकरप्सी की परिस्थिति में आ गया। अब ऐसी परिस्थिति में एशिया के अंदर पाकिस्तान की या अमेरिका की सपोर्ट करने के लिए, अमेरिका का स्टैंड लेने के लिए कोई भी नहीं है। दूसरी चीज को इस एंगल से समझते हैं कि अमेरिका जो है इनडायरेक्टली रशिया पे अपना हेजमनी यानी वर्चस्व दिखाना चाहता है, और रशिया पर जब अपना हेजमनी या वर्चस्व दिखाना है तो इंडिया जो है कांस्टेंट सपोर्ट है रशिया की। तो ऐसे में अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस करना चाहता है ताकि रशिया और चाइना को एक तरीके से चिढ़ाया जा सके, अगेंस्ट किया जा सके भारत के। तो यहाँ पर कई सारे एंगल है। हालांकि भारत की परिस्थिति हर चीज में न्यूट्रल रहती है, ना वो रशिया से बिगाड़ता है, ना चाइना से बिगाड़ता है, ना अमेरिका से बिगाड़ेगा, प्रॉपर किसी से नहीं बिगाड़ेगा, काम चल रहा है चलता रहेगा, ये वाली सिचुएशन है। तो अब क्या स्टेटमेंट है, आज का एडिटोरियल क्या है वो देखते हैं। एडिटोरियल है, कहता है गेट सेट की जगह देखो यहां लिखा है जेट। जेट यहाँ पे जेट इंजन के लिए यूज किया जाता है, जितने भी फाइटर प्लेन्स के अंदर जेट इंजन यूज होता है, जेट इंजन यूज होता है, उसके बारे में बात है। जेट गेट सेट की जगह गेट जेट गो। दोस्तों इंडिया काफी टाइम पीरियड से एफ सीरीज के फाइटर जेट्स खरीदना चाहता था अमेरिका से, लेकिन इंडिया जो चाहता था वो ये चाहता था कि जब भी मैं किसी भी देश से कोई चीज परचेज करूं तो उस चीज का प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी इंडिया को मिले, ताकि इंडिया उस चीज पर काम करे और उस टेक्नोलॉजी पर एफर्ट्स करके और ज्यादा स्ट्रॉन्गर सेक्शन में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, रोजगार बढ़े, इन्वेस्टमेंट आए, ताकि अपने आप को और बेहतर बनना है, इंडिया की टेक्नोलॉजी अपर हो। हर बार ये कोशिश की जाती थी। भारत जब भी अमेरिका से F-16 जैसे फाइटर जेट खरीदने की कोशिश करता था, तो F-16 खरीदने के लिए जब भी इंडिया अमेरिका को कहता था, तो अमेरिका हर बार एक बात कहता था कि वी आर रेडी टू प्रोवाइड यू सम जेट्स, बट हम आपको कोई भी टेक्नोलॉजी या आपके देश में कोई भी सेटअप नहीं लगाएंगे। ऐसी परिस्थिति में इंडिया जो था हर बार जो था अमेरिका के फाइटर जेट्स को फिर नकारता जा रहा था, और नकारने के बाद बहुत सारे फाइटर जेट्स जो है रशिया से और बाकी फ्रांस जैसे राफेल खरीदा था वैसे खरीद रहा था। अब ऐसी परिस्थिति में अमेरिका चाहता था कि उसके हथियारों की, वेपन्स की मार्केट और बड़ी हो, और इंडिया जो है बहुत बड़ी इकोनॉमी होने के साथ साथ उसका एक दोस्त भी है। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका बेनिफिट से निकालने के लिए, याद रखिएगा
जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, तो वहां पर ये दोस्ती का नाटक करके अपने प्रोडक्ट को सेल करना, ज्यादा बेनिफिट कमाने के लिए इस बार रेडी है, किसके लिए, टेक्नोलॉजी देने के लिए, कि ठीक है हम आपके देश में सेटअप भी बनाएंगे और एक तरीके से वेपन्स को भी प्रिपेयर करेंगे। इंडिया और यूएस का पैक्ट है, को प्रोड्यूस, दोनों ने मिलकर प्रोड्यूस किया है, और क्या प्रोड्यूस करेंगे, फाइटर प्लेन के इंजन्स। हैव पॉजिटिव, अब दोनों में पॉजिटिव स्पिन ऑफ है, यानी अब आगे काम आगे चलेगा। बियॉन्ड मिलिट्री कैपेबिलिटी, हालांकि भारत की टेक्नोलॉजी अभी इतनी डेवलप नहीं है कि सभी प्रकार के फाइटर जेट्स विदेशों से compete करने के लिए अपने देश में बना सके, लेकिन जब टेक्नोलॉजीज मिल जाती है तो टेक्नोलॉजी मिलने के बाद उस पर एफर्ट्स करके कुछ नई चीजों को हम उसमें ऐड करके अपने आप को और स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक आर्टिकल आया है न्यूज़पेपर का, आज का रिपोर्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल लिया गया है, तो देखते हैं क्या चीज है इसके अंदर, देखिएगा। इट इज अ ह्यूज, बहुत बड़ा सेटअप है, एकदम स्टेप अप है, स्टेप अप यानी एक कदम आगे बात हुई है इंडिया और यूएस की स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के लिए। दोनों के एकदम स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में काफी पेचीदा रिलेशन अब जो है तेजी से बढ़ रहे हैं। टू साइड्स यानी दोनों पक्षों ने क्लियर किए हैं अपने रास्ते, डेक्स कहते हैं, वैसे डेक होता है शिप के ऊपर वाला हिस्सा जहां पे लोग घूम फिर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डेक्स मतलब रास्तों को क्लियर किया गया है, ताकि फॉर को प्रोड्यूसिंग फाइटर जेट इंजन, ताकि प्रोड्यूस कर सके, को प्रोड्यूस, दोनों मिलकर प्रोड्यूस कर सके। इधर से भारत में प्रोडक्शन होगा और प्रोड्यूस कौन करेंगे, अमेरिकन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स, और सेम ऐसे ही इंडिया के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स मिलकर, क्योंकि उसमें वेपन्स भी लगाए जाएंगे, मिसाइल्स भी दागने की जगह क्षमता होगी, और अलग अलग काफी सारी चीजें हो सकती हैं। तो दैट विल पावर इंडियाज फ्यूचर एयर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म, ये हमारे को ताकत देगा, हवा में कॉम्बैट यानी लड़ने की क्षमता को और स्ट्रॉन्गर बना सकता है। फॉर्मल साइनिंग इज लाइकली टू हैपन, फॉर्मल साइनिंग जो है अभी होनी बाकी है पीएम मोदी और यूएस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बीच में। अब वो विजिट लेटर दिस मंथ, यानी कि इस महीने के अंत तक विजिट किया जाएगा और साइन किया जाएगा, और कहा जाएगा कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिलेगी हमारे को एफ वाले GEF414 एक रॉकेट की, हमें टेक्नोलॉजी भी मिलेगी और 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होगी, यानी कि अब वो पूरी टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करके अपने देश में फर्दर हम इससे रिलेटेड और एडवांस्ड इंजन बना सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक चीज समझने की आवश्यकता है कि हमें किसी दूसरे देश की टेक्नोलॉजी के लेके हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट ये मिलेगा कि किसी दूसरे के देश की टेक्नोलॉजी ले करके एक अपर स्टेप हमें मिलेगा, और उस स्टेप के अंदर हम और ज्यादा नई इन्वेंशन कर सकते हैं। सपोज कीजिए अभी हम इन्वेंशन कर रहे हैं एक 10% वाले इंजन के ऊपर, अभी हमें पता ही नहीं कि आगे क्या करना है, लेकिन हम अदर इंजन्स को देखेंगे, अदर इंजन्स के अंदर सर्वे करेंगे, स्ट्रेटेजीज देखेंगे कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है, तो हम उसको और एडवांस बनाने के लिए फिर एफर्ट कर सकते हैं, तो हम नीचे से सीधा प्लेटफॉर्म को हाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर वर्ड आता है टू पुट दिस इनटू कॉन्टेक्स्ट, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ओनली 4 कंट्रीज, केवल 4 कंट्रीज हैं जिनके पास जेट इंजन है, जिनमें से सबसे पहला आता है यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, रशिया और फ्रांस। हम फ्रांस से और रशिया से अभी तक एयर जेट्स परचेस करते थे, एयर जेट के इंजन्स परचेस करते थे और अपने इंजन्स को यूज करते थे। चाइना हैज अचीव्ड मच, चाइना ने इसमें ज्यादा कुछ अचीव कर रखा है पहले से ही, क्योंकि वो इंजीनियरिंग करता है रशिया के जेट इंजन्स के अंदर, और चाइना के पास सबसे अच्छी पावर है किसकी, चोरी करने की। कोई भी इंजन परचेस किया, कोई भी चीज ली, उसकी अथॉरिटी में लग गए और उसी का सिमिलर लगभग कोई कार्बन या जेरोक्स बनाकर अपने देश में खड़ा कर दिया। आपको पता होगा टाटा की जो रेंज रोवर जैसी गाड़ियां हैं, भारत में 80-80 लाख रुपए, 2-2, 3-3 करोड़ की कारें हैं, चाइना ने लगभग वही कारें अपने देश में औसतन 30, 40, 50 लाख में बना दी। कैसे बनाई, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी चोरी करके बनाई। तो जाहिर सी बात है अब हम क्लेम तो कर नहीं सकते क्योंकि चाइना के राइट्स के अगेंस्ट है। अब आगे बात करते हैं, इंडिया टू हैज हैड इट्स ओन इंडिजिनस इंजन डेवलप्ड प्रोग्राम। भारत में सेम ऐसे ही इंजन बनाने के प्रोग्राम्स चलते हैं, जैसे बहुत सारे कावेरी प्रोजेक्ट, जैसे कावेरी को बनाने के लिए प्रोजेक्ट था, बट दैट फेल्ड टू मीट टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर तेजा लाइट कॉम्बैट एयर कॉम्बैट। भारत में काफी बार प्रयास किए कि अपने जो
इंजन्स हैं उनको और स्ट्रॉन्गर बनाया जा सके और ज्यादा पावरफुल बनाया जा सके। उसके लिए टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर रहे थे, बट कई बार हो चुका था कि वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे, अप टू द कंपटीशन मार्केट में लॉन्च नहीं हो रहे थे। ऐसा नहीं कि फेल हो गए थे, वो अप टू द कंपटीशन नहीं थे। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से करंट तेजस मार्क 1 जेट आर पावर्ड बाय GE404 इंजन्स दैट आर प्रोक्योर्ड विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। यही एक कारण है कि भारत में आज भी जो तेजस जेट्स बनते हैं उन जेट्स को चलाया जाता है GE404 इंजन्स के द्वारा और बिना किसी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बनाया जाता है। एंड गिवन दैट जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग इज द एक्मे क्लास ऑफ टेक्नोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग, it will take India decades to get there on its own। दशकों लग जाएंगे भारत को, क्योंकि अभी तक कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है और भारत के पास ऐसा कोई सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं है जिससे भारत सभी प्रकार के इंजन्स को अपने ही देश में प्रिपेयर कर सके, तैयार कर सके। जब ऐसी सिचुएशन अभी नहीं है तो कहता है कि भारत को इस तरीके से अप्रोच में आने के लिए दशकों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे, और भारत को जब तक इधर पहुंचना पड़ेगा या जब तक भारत पहुंचेगा, जब तक भारत यहां पहुंचेगा तब तक ठीक है, भारत जब तक उस तक पहुंचेगा तो बहुत लंबा समय हो चुका होगा। ये तो वो वाली बात हो गई कि जब लोग कंप्यूटर्स की मार्केट में एक तरीके से जनरेशन 20 तक पहुंच जाएंगे या i7 की जगह i8 जनरेशन आ जाएगी, तब तक क्या होगा, इंडिया जो होगा अपनी लोएस्ट या किसी लोअर लेवल को प्रिपेयर कर रहा होगा। यानी कि हम उस समय उस चीज पे एफर्ट कर रहे होंगे जो ऑलरेडी मार्केट में आउट ऑफ मार्केट हो चुकी होगी। इसलिए ट्रांसफर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है। Which is why the jet deal with US along with new bilateral defense industrial cooperation roadmap is vital। इसी वजह से जेट इंजन की जो डील है यूएस के साथ साथ द्विपक्षीय वार्तालाप के आधार पर सैन्य इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन का रोड मैप बहुत ज्यादा जरूरी था कि अपने आप के स्टैंडर्ड को हाई पर ले जाना पड़ेगा। दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेप towards building India's own American style। ये पहला स्टेप होगा जब इंडिया बनाना शुरू करेगा अमेरिकन स्टाइल का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कॉन्ग्रुएंट विद द गोल ऑफ आत्मनिर्भर डिफेंस। यानी कि आत्मनिर्भर डिफेंस के आधार पर जब भारत को टेक्नोलॉजीज मिल जाएगी तो भारत और तेजी के साथ में इन चीजों को पावर के तरीके से प्रिपेयर कर पाएगा। एक बार इंडिया का रोड मैप क्लियर हो गया, एक बार इंडिया को टेक्नोलॉजी मिल गई या कुछ इस प्रकार से इंडिया अमेरिका की सपोर्ट से उस स्टाइल में काम करना सीख गया, तो याद रखना एक बार जरूरत होती केवल रास्ता देखने की, रास्ते पे चलने की आदत भारतीयों को बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है और बहुत तेजी से उस पे कॉप अप कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। इंडिया की जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो वो बहुत तेजी से बदल रही है। न्यू दिल्ली यानी देश जो है कांट अफोर्ड टू फॉल बिहाइंड ऑन डिफेंस डेवलपमेंट। भारत किसी भी परिस्थिति में दूसरों के सामने डिफेंस डेवलपमेंट में कमजोर नहीं हो सकता। कई बार हम ऐसी बात करते हैं कि हम चाइना को यूं हरा देंगे, लेकिन अब इसे अपोज मत समझना, रियलिटी समझना। भारत के अगेंस्ट चाइना अपने देश में जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पे एक्सपेंसेस करता है लगभग उतना हम 10 साल का टोटल कर ले तो हम उतना प्रोक्योरमेंट में पैसा नहीं लगाते। यानी कि जितना अपने डिफेंस को स्ट्रांग बनाने में चाइना खर्च करता है उतना हम 10 सालों में भी नहीं करते। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि डिफेंस बजट उनका 1 साल का भारत के 10 सालों के मुकाबले बहुत बड़ा है। जब बहुत बड़ा है तो ऐसी परिस्थिति में हम सामना करेंगे भी तो ज्यादा लंबे समय नहीं टिक पाएंगे। और ये कहा जाता है कि इंडिया 45 डेज तक की क्षमता रखता है लड़ने के लिए और चाइना 120 प्लस डेज की क्षमता रखता है पूरी ताकत से लड़ने की। पूरी ताकत से लड़ने का मतलब हर तरीके से लड़ने के लिए 120 डेज और भारत केवल 45 डेज, दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन भारत और देशों से बहुत ऊपर है, याद रखिए।
समझिएगा, बहुत ऊपर है। लेकिन हम compete करने के लिए या तो चाइना को देखते हैं या हम किसको देखते हैं, अमेरिका को देखते हैं। तो हम डेवलप्ड नेशन को देख रहे हैं और हम खुद डेवलपिंग है, धीरे 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 प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो हमें तैयार होना पड़ेगा। सिंस 2020 गलवान क्लैशेस, जब 2020 में गलवान क्लैश हुआ चाइना के साथ में, तो पीपल लिबरेशन आर्मी यानी चाइना की आर्मी ने घुसने की कोशिश करी LAC के एरिया में। इट वॉज क्लियर दैट बीजिंग, ये सच्चाई है कि सब कुछ तैयार है। चाइना विल यानी बीजिंग विल रिमेन न्यू दिल्ली प्राइमरी स्ट्रेटेजी राइवल फॉर द फॉरसीएबल फ्यूचर। अगर हम नियर फ्यूचर को देखें तो जिस प्रकार से चाइना एग्रेशन करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, सपोज कीजिए एक बार वो युद्ध की परिस्थिति में आ जाता है कि नहीं भाई या तो मेरे को जगह दो, नहीं तो मैं लड़ूंगा, नहीं तो मैं लड़ूंगा, सपोज करो इस परिस्थिति में आ जाए। तो एक टाइम हम इंडिया और चाइना पहले ही लड़ चुके हैं। चाइना के सामने इंडिया उस समय में कुछ हमारी फ्रेंडली पॉलिसीज की वजह से हम नहीं तैयार हो पाए, हम नहीं लड़ पाए ढंग से। लड़ाई होगी तो ये नहीं कहा जा सकता इंडिया पीछे होगा, लेकिन इंडिया को अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लियर है कि गलवान में जिस तरीके से चाइना घुसने की कोशिश कर रहा है, आप नोटिस कीजिए गलवान, इसी के बाद में डोकलाम का सेक्शन, अरुणाचल प्रदेश का, यहां पर आर्मी को बहुत तेजी से स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। अब वाइल चाइना पाकिस्तान एक्सिस इज ऑलरेडी अ फॉर्मिडेबल चैलेंज फॉर इंडिया, हालांकि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती भारत के लिए वैसे भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यूक्रेन वॉर एंड द न्यू चाइना रशिया कॉम्पैक्ट mean that New Delhi has to reorient its relationship with the traditional defense supplier Moscow। अब नोटिस करने योग्य बात है, पहली बात क्या, चाइना और पाकिस्तान आपस में काफी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं। चाइना की पाकिस्तान चाइना की बहुत मदद पाता है, पाकिस्तान चाइना की हर बार मदद पाता है, और भारत के लिए कांस्टेंट एक थ्रेट है आतंकवाद को लेकर के। इसी के बाद में अब आप नोटिस करेंगे कि रशिया की और चाइना की काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। अब चाइना और रशिया की काफी अच्छी फ्रेंडशिप है, यानी कि वही टेक्नोलॉजी चाइना के पास है, वही टेक्नोलॉजी भारत के पास है, तो हम टोटली उस टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि चाइना जो है किसी भी तरीके से उस चीज का तोड़ निकाल के हमारी टेक्नोलॉजीज का विरोध कर सकता है। इसीलिए हमें भी नए रास्ते रीओरिएंट यानी दोबारा से बनाने पड़ेंगे, ताकि अपने डिफेंस के सप्लायर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके, और डिफेंस सप्लायर मॉस्को से काफी अच्छे रिलेशनशिप क्रिएट करने पड़ेंगे, ताकि कल को भारत के पास कोई भी कमी ना हो, और इस बार पूरी ताकत से हम तैयार हो जाए। इट डजंट मीन कि हम किसी लड़ाई के पक्ष में हैं, लेकिन खुद को तैयार करना, अपने घर की दीवारों को और दरवाजों को मजबूत करने का मतलब यह होता है कि हम और ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। Not only has importing defense equipment from Russia become harder due to US-led sanction against Moscow। हालांकि हम ये नहीं कहते हैं कि यूएस ने जो रशिया पे अलग अलग प्रकार के क्या लगा रखे हैं, सैंक्शंस लगा रखे हैं, हम इन सैंक्शंस के बारे में ये नहीं कह सकते कि मुश्किल हो गया बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी सैंक्शन लगे पड़े और भारत जो है तेल की परचेजिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी कठिनाई आ रही है। देयर इज ऑल्सो नाउ नो गारंटी फॉर दिस सप्लाई रूट। सच्चाई ये है कि अगर तैयार हो भी रहा है तो इस सप्लाई रूट की कोई अब गारंटी नहीं है। हर बार जो भी रशिया से सामान आता है या किसी भी देश से सी रूट के सामान आता है, उसका इंश्योरेंस होता है, उस सामान का नुकसान ना होना बचा कर रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब उसकी कोई गारंटी नहीं है। इन द इवेंचुअली ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, अब इंडिया और चाइना के बीच में अगर युद्ध हो जाता है तो चाइना रशिया को बार करेगा, रोकेगा कि रशिया इंडिया को सामान ना दे। अब रशिया इंडिया को सामान ना दे, ऐसी परिस्थिति में इंडिया टोटल रशिया पे डिपेंड नहीं हो सकता। फ्रांस बहुत ज्यादा लंबा समय लेता है इंडिया को सामान देने में, तो बचता है केवल यूके और अमेरिका। अमेरिका के साथ संबंध अच्छे, यूके हमारे साथ काफी अच्छे रिलेशंस में नहीं है, तो इंडियाज इंटरेस्ट अलाइन मोर, इसीलिए इंडिया का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है किसके साथ, यूएस के साथ, और यूएस का भी बढ़ रहा है इंडिया के साथ, क्योंकि रशिया और चाइना अगर एक हो रहे हैं तो इंडिया को भी सपोर्ट चाहिए होगा। East or West Asia as well as in Africa where China and Russia are together trying to rewrite the rules of game। अब ये दोनों देश मिलकर ना तो किसी सैंक्शन को मान रहे, ना किसी पॉलिसी को मान रहे, ना ही वर्ल्ड की किसी कंडीशंस को एक्सेप्ट कर रहे, तो ऐसे में ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों मिलकर सारे रूल्स को दोबारा बना रहे हैं पूरे देश के लिए। इसी वजह से देश को ताकतवर बनाना, सो स्ट्रेंथनिंग द इंडिया यूएस मिलिट्री रिलेशनशिप इज नॉट ओनली क्रूशल, सिर्फ जरूरी ही नहीं है दिल्ली के लिए,
टू मीट इमीडिएट स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी चैलेंज, कि सिर्फ अपने देश की सिक्योरिटी चैलेंज को बनाए रखने के लिए जरूरी नहीं है, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ नेसेसरी एम्बिशन, इसलिए भी जरूरी है कि बहुत सारे ऐसे नेसेसरी एम्बिशन हमारे देश के बचे हुए हैं जिसमें इंडिया की पावर या इंडिया की देश की एक तरीके से स्टेबिलिटी को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा इस वाले एशिया वाले सेक्शन के अंदर। इसी वजह से इंडिया ने अमेरिका के साथ एक तरीके से स्ट्रेटेजिक रिलेशंस क्रिएट किए ताकि आगे आने वाले समय में इंडिया की तरफ चाइना को देखते हुए 100% ताकत लगे, 100% ताकत लगे, और इस बार चाइना इतना ज्यादा वीक ना समझे इंडिया को। हालांकि आप सभी जानते होंगे इंडिया को इतना कमजोर नहीं समझा जाता है, इसी वजह से वो घबरा के हर बार पीछे हट जाता है, लेकिन लेकिन एग्रेशन बढ़ता जा रहा है। आप कभी न्यूज पढ़ेंगे तो बॉर्डर्स पे स्टडी कीजिएगा, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे दोनों तरफ 5-5 लाख लोगों की आर्मी, 2-2 लाख 4-4 लाख 5-5 आर्मी के लोग हैं, और सप्लाई से लेकर हथियारों से लेकर हर चीज के प्रोक्योरमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हो कुछ भी सकता है, और ये भी हो सकता है कि कुछ ना हो, केवल गीदड़ भपकी हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति आपको बार बार आंखें दिखा रहा है तो आप ये आंखें बंद करके ये नहीं कह सकते कि मैंने देखा नहीं या नोटिस नहीं किया। इसीलिए दोनों के संबंध होना अब इस परिस्थिति में थोड़े आवश्यक बन चुके हैं। आज के लिए यहां पर ये न्यूज समाप्त होती है। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। ऐसे ही कुछ चीजें हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे फर्दर नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।